उन्होंने क्या किया, अपने तेल के भाव बहुत बढ़ा दिया, बहुत मतलब 5-6 गुना एक बार। सोचो अभी 100 रुपये लीटर है तो 600 रुपये लीटर हो जाए, 500 रुपये लीटर हो जाए, बन जाएगा। तो पहली बार दुनिया को लगा कि बाबा ये तो गड़बड़ है। फिर 79 में फिर से ऐसा हुआ, सेकंड ऑयल शॉक हुआ। तो कुल मिला के एक पहली प्रॉब्लम ये व्यवस्था की है कि ये दूसरों पर निर्भरता बढ़ाती है। और अभी अपने पड़ोसी देशों में 1-1.5 साल पहले की बात है, आपने देखा होगा आटे की दिक्कत आई थी। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, श्रीलंका में खाने की दिक्कत है। कारण क्या था? क्योंकि विदेशी मुद्रा खत्म हो गई या कम हो गई, तो इम्पोर्ट नहीं रहा, तो तेल का सप्लाई बंद हो गया, तो गाड़ियों का चलना बंद हो गया, तो खाने की दिक्कत आ गई। ये कभी भी किसी भी देश के साथ हो सकता है, इतनी निर्भरता है। और पूरा विश्व तो पूरा क्या बोलते हैं ना, फ्रेजाइल होते जा रहा है ना, नाजुक होते जा रहा है। क्योंकि एक घटना होती है, कहीं अमेरिका में 2 बिल्डिंग गिरी तो पूरी दुनिया को असर हुआ, कहीं पे एक वायरस निकला तो पूरी दुनिया का असर। तो हम बहुत नाजुक स्थिति में आ गए, कोई एक बटन इधर उधर दबा दे और बस खत्म। तो इसलिए ये निर्भरता अच्छी बात। दूसरा, बहुत सारे पैसे लगते हैं। भारत की जो खर्चा है एनर्जी को इंपोर्ट करने का हर साल का, वो 17 लाख करोड़ रुपए। भारत की साल भर की कमाई 34 लाख करोड़, मतलब आधा पैसा जो हम कमाते हैं वो एक ही काम में जाता है, एनर्जी को इंपोर्ट में। आप सोचो, आपकी सैलरी का आधा पैसा या तो किराए में निकल जाए, खाने में निकल, तो कितनी नाजुक है। आधा पैसा हमारा इसी में चलता है, एनर्जी में। तो वो भी अच्छी बात है। जैसे आपको पता होगा, मोदी जी ने रशिया के साथ डील किया, इसलिए हमारी सब्जी भाजी के भाव इस समय कम है, वरना जो प्रॉब्लम हुई थी और बढ़ जाती। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। पर जो सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो सारे संसाधन हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे संसाधन का जो मूल अणु है वो है कार्बन। ये सब एक ही से बने, कार्बन से बने, तो अलग अलग रूप है। तो कोयला एक कार्बन का रूप है, पेट्रोल डीजल कार्बन का रूप है, एलपीजी सीएनजी कार्बन का रूप है, ये सब कार्बन के रूप है। कार्बन को जब भी जलाते हैं तो उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो हम लोग जब भी जलाते हैं, किसी भी एनर्जी को उपयोग करेंगे, तो यही केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब एनर्जी निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो एनर्जी का उपयोग कर लेते हैं, है ना। कहाँ उपयोग करते हैं? तो लाइट जलाने में करते हैं, गाड़ी चलाने के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं। और कहाँ करते हैं? बिल्डिंग बनाए तो एनर्जी को उपयोग किया, मतलब सरिया किया, सीमेंट किया। और कपड़े पहने तो एनर्जी को उपयोग किया, तो कपड़े को बनाने में खेत जोता गया, फिर उसको पानी देने के लिए मोटर चलाई गई, फिर खाद डाला गया, फिर उसको बड़ा करके से कॉटन निकाला गया, फिर जिनिंग की गई, फिर धागा बनाया गया, धागे से कपड़ा बनाया गया। ये सारी मशीनें चलती हैं। आपने देखा होगा कभी जिनिंग और ये सब, तो आपको समझ में आया कितनी एनर्जी लगती। यदि आपने इस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी को बनाने में एनर्जी लगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ब्रश किया है तो ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट लगा है, टूथब्रश लगा है, मोटर लगा है, पाइप लगा है, टंकी लगी है, वॉश बेसिन लगा है, मिरर लगा है, नल लगा है, बल्ब लगा है, इतना सारा तामझाम, तब जाके तो आपका ब्रश हुआ। तो जाने अनजाने हम सब लोग बहुत एनर्जी को उपयोग करते हैं, पर जब भी एनर्जी को उपयोग किया तो एक ही बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी भी गैसें निकलती, 6 तरह की गैसें जो खतरनाक है, पर उसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है, इसलिए CO2 का नाम दिया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है ना। और जैसे जैसे हमारी गतिविधि बढ़ रही, तो कार्बन उत्सर्जन की दर बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। अच्छा, जैसे जैसे हमारी प्रगति हो रही, एटमॉस्फेयर का साइज बढ़ रहा है क्या? नहीं। एटमॉस्फेयर को जब बाहर से देखते हैं, अंतरिक्ष से हमारी धरती को देखते हैं, तो क्या दिखता है पता है? एक गोला दिखता है, गोले के ऊपर एक नीले कलर की रिंग दिखती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसके ऊपर क्या है? खाली वैक्यूम, कुछ भी नहीं। तो जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये भी फिक्स है, धरती भी फिक्स है, पर हमारी जरूरतें बढ़ रही है, हमारा गाड़ी बढ़ रहा है, हमारा घर बढ़ रहा है, प्रगति हो रही, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने की गति बढ़ रही है। अब बेचारा एटमॉस्फेयर तो फिक्स है, मतलब मैं उसको कैसे एनालॉजी कैसे समझेंगे? जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमने उसको क्या करके रखा है? कचरे का डब्बा बना गया। कचरा ही तो फेंक है ना, यही तो हो ना भाई। हमेशा कुछ करते हैं तो कुछ होता है। शरीर को भी खाना खाया,
भोजन किया, भोजन ने पचा और उसने जो ऊर्जा चाहिए थी निकाल ली, जो काम का नहीं है फेंक दिया मल के रूप में। तो बाई प्रोडक्ट तो हर चीज़ का निकलता है, तो सारी गतिविधियों का बाई प्रोडक्ट हो रहा है और उसका बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा है, एटमॉस्फेयर बढ़ नहीं रहा है, कचरे का डब्बा भरते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहे हैं। कितना भर गया है? तो ये बहुत वैज्ञानिक आंकड़े हैं, पिछले 8 लाख साल का आंकड़ा है। 8 लाख साल धरती के वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब 8 लाख साल पहले तो ये मेजरमेंट चालू नहीं किया, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे बर्फ गिरती जाती है और धीरे धीरे बर्फ स्नोफॉल होता है, वो कड़क होके आइस बन जाती है। अच्छा, वो आइस में थोड़ा थोड़ा हवा रह जाती है, उस समय पर्यावरण में जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें ट्रैप हो जाती है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, कितनी पुरानी आइस है वो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। फिर उस समय जो वहाँ पे एयर में जो कंपोजिशन निकलता है उससे पता चलता है कि उस समय कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो पिछले 8 लाख सालों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो फिक्स था, कांस्टेंट, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता था, क्योंकि ये आइस एज का आना जाना ये सब नेचुरल परिवर्तन तो होता ही। तो वो कितना फिक्स था, करीब 280 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पूरे वातावरण में बहुत छोटे से मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 मिलियन, मतलब 10 लाख अणुओं में 280 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से अपना काम चलता है। अच्छा, ज़्यादा हो जाए, जिस ग्रह पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वहाँ पे जीवन संभव नहीं, क्योंकि गर्म होता है। जिस ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है वहाँ पे जीवन संभव नहीं, क्योंकि ठंडा होता है। भगवान जाने जो भी प्रकृति ने किया, एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ये एकदम परफेक्ट बैलेंस है नहीं, मतलब बैलेंस था, अब तो मनुष्य ने बिगाड़ दिया। तो 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड धरती के वातावरण में आ गई, 52%। अच्छा, कोई भी चीज 52% से बढ़ जाए या घट जाए तो छोटा परिवर्तन कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा? बहुत बड़ा। 52% हमारी हाइट बढ़ जाए, 52% हमारी हाइट कम हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन। तो 52% धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है। मतलब ये 52% अपन कहाँ से ले रहे हैं? ये जो 280 था, 280 था, तो आज वो 425 हो गया है। 280 ppm से बढ़ के 425 ppm हुआ, तो 280 का 52% बढ़ के 425 हो गया। तो 8 लाख सालों में हुआ, पिछले 200-250 साल। हाँ, तो 8 लाख सालों में से 1850 तक तो एकदम मस्त काम चल रहा था। फिर 1850 में धीरे धीरे बढ़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कर्व, जैसे एनर्जी का कर्व ऐसा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व वैसे ही, तो बढ़ गया। तो अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसी वैसी गैस नहीं है ना, किसी ने मुंबई में एक्सप्लेन करा था, किसी ने कि एरी गेरी गैस नहीं है, एरी गेरी नहीं, इसको हल्के में ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस का एक ही काम होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पता है? ये जो कांच इस समय कर रहा है, ये रूम बाहर की तुलना में ज्यादा गर्म है, अभी सुबह सुबह ही गर्म। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि ये जो कांच से क्या होता है, एक एनर्जी है, जो रेडिएशन आता है अंदर आ सकता है पर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर से जो किरण निकल रही है हमारे शरीर। अच्छा, शरीर का तापमान ज्यादा हो तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की किरणें, तो सूर्य भगवान का तापमान 6700 डिग्री केल्विन, तो हाई फ्रीक्वेंसी निकलता है। फिर आगे हमारा शरीर भी गर्म है, तो इससे भी रेडिएशन निकलते हैं, और वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी को ये भाई साहब जाने नहीं देते, तो पकड़ कर। इसलिए कार में आप बैठ जाओ, इस समय भी बैठ जाओ, है ना, धूप गिरी, भले कितनी भी ठंडी हो, गर्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी को आने देता है जो यहाँ से पैदा होती जाने लगती है, तो उसको पकड़ लेता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का वही काम, ग्रीन हाउस का था, तो वो रेडिएशन को आने देती, जाने नहीं देती, पकड़ लेती, एक पर्टिकुलर रेडिएशन को ही पकड़ लेती है, उसके कारण हीट ट्रैप होते हैं। अब सोचो, जिस ग्रह की कार्बन डाइऑक्साइड 52% बढ़ गया, उसकी गर्मी को पकड़ने की क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ गई? 52%। इसलिए धरती 52% एक्स्ट्रा हीट को पकड़ के रख रही है, जाने नहीं देती, इसलिए धरती का तापमान बढ़ रहा है। अच्छा, धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसमें कोई वैज्ञानिक की जरूरत है बताने की? नहीं, अनुभव बताता है ना तापमान बढ़ रहा है। 2024 का तापमान बाय द वे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, नासा के हिसाब से, सभी के हिसाब से मनुष्य जीवन के इतिहास का सबसे गर्म साल पिछला साल है। अच्छा, मनुष्य जीवन के इतिहास के 10 सबसे गर्म साल पिछले 15 सालों में है। मतलब लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है। तो अनुभव ही कहता है, विज्ञान और प्रोफेसर को तो छोड़िए,
तो तापमान बढ़ रहा है। अब ये तापमान बढ़ने से इम्बैलेंस बढ़ रहा है ना। वैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि शरीर का तापमान बढ़ा तो गड़बड़ हो जाता है बैलेंस, भाई खा नहीं सकते ठीक से, काम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। वैसे ही धरती का तापमान बढ़ा तो धरती का भी इम्बैलेंस हो गया, कि जो बैलेंस था कि नहीं ऐसी ऋतु आएगी, धीरे धीरे ठंड जाएगा, फिर वो गर्मी आएगी, फिर धीरे से मानसून सेट होगा, फिर मानसून धीरे धीरे सब आराम से बहुत लय में चलता था। अभी लय पूरी गड़बड़ हो गई है, धीरे धीरे कुछ होता नहीं है ना। अचानक ठंडी बढ़ गई, अचानक मैंने तो एक अभी पोस्ट डाला था, फरवरी 2 फरवरी और 3 फरवरी के इंदौर और भोपाल के 2:30 बजे का तापमान 24 घंटे के अंदर, तो 2 तारीख का तापमान दोनों शहर का 26 के आसपास था, 2:30 बजे का तापमान। 3 तारीख का तापमान 31 से 4.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस सिर्फ 24 घंटे के। और ऐसा नहीं कि वो बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर वो अगले दिन फिर ठंडा हो गया, फिर बढ़ गया, फिर ठंडा। ये जो फ्लक्चुएशन है यही गड़बड़ है, यही इम्बैलेंस है। जो स्ट्रेस भी किसको बोलते हैं ना, ये स्ट्रेस कब होता है? जब मेंटल फ्लक्चुएशन होता है। यदि मन शांत है तो कोई स्ट्रेसफुल कभी नहीं रहेगा, पर मन यहाँ है वहाँ है, इधर रहा है उधर भटक रहा है, ये हो गया वैसा हो गया, ये तनाव होता है। फ्लक्चुएशन होते हैं तो गड़बड़ होती है, मतलब मन भी संभाल नहीं पाता, तो इसलिए स्ट्रेस फील होता है। ये जो फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर में, यही सब गड़बड़ का कारण है। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एवरेज तापमान तो बढ़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सर लगातार बढ़े, उतना ही रहेगा, ऊपर भी जाएगा वो तो नीचे भी जाएगा। ये परिस्थितियां इतनी विषम होती जा रही। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। 2 साल पहले का एक फोटो आया था वैज्ञानिकों का, एंटार्क्टिक, मतलब धरती के 2 ध्रुव हैं, आर्कटिक एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक जो कि और भी ठंडा और भी बड़ा है, वहाँ पे एक स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन इंस्टॉल करके रखा है, और कई सारे जो काम डिफिकल्ट होते हैं सारे देश मिलके करते हैं। जैसे अंतरिक्ष में कुछ सारे स्टेशन है, सब मिलके करते हैं। तो ये स्टेशन है, ये सब लोगों ने मिलके, तो वहाँ पे अलग अलग देशों के वैज्ञानिक रहते हैं। वहाँ का एवरेज तापमान जो नॉर्मल होता था -50 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 साल 2.5 साल पहले एक फोटो आया, वहाँ पर वैज्ञानिकों ने अपने ऊपर के कपड़े निकाल के फोटो खिंचा के भेजा। क्यों? क्योंकि तापमान -12 पे पहुंच गया। मतलब जो सामान्य कितना होता था -50, और फोटो कितने खींचा -12, मतलब सामान्य से 38 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। कल्पना की। साइबेरिया रशिया का हिस्सा है, जो कि नॉर्मली बर्फी रहती है वहाँ पे। पिछले 1.5 साल के पहले की बात है, करीब 6 महीने तक लगातार वहाँ का तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री ऊपर रहा, 6 महीने तक लगातार। तो तापमान बढ़ने से बहुत कुछ हो रहा है, और मौसम चक्र बदल रहा है। जैसे शरीर बिगड़ता है वैसे ही कभी तूफान है, तो कभी सूखा है, कभी आंधी है, तो जंगलों में आग लग रही, सब विषम परिस्थिति पैदा हो रही है। अभी उसके कुछ उदाहरण मैं क्विकली देना चाहता हूँ। एक तो लॉस एंजलिस में जो हुआ, लॉस एंजलिस वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे जंगल में आग लगना सामान्य बात है, उसमें कोई नई बात नहीं। पर इस सीजन में आग लगना ये असामान्य है, और इतनी भयानक आग लगना और भी असामान्य है। और समुद्र के किनारे है वो लॉस एंजलिस, समुद्र के किनारे, मुंबई समुद्र के किनारे। वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल नॉर्मली 50, 60, 70, पसीने आता है हमेशा, मतलब साल भर पसीना है। यहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल 5 से 10-12% पे आ गया था, इसलिए जंगल में आग लगी, फैलते गई समुद्र के किनारे होने के बाद। दुबई में बाढ़ है, अपने पता ही होगा। सऊदी अरबिया में रेगिस्तान में स्नोफॉल हो, आपको पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी थी, तो कई महीने कोई बुझा नहीं पाया, अमेज़न फॉरेस्ट की कारावाई रही है। साउथ अमेरिका में इस समय आग चली रही है 6-7 महीने से। और मैं जब गया था अपने उत्तराखंड में, जंगलों में आग लगी, भारत में ऊंचे पहाड़ियों पर आग लगी। कुल मिला के, और मैं ऐसे जगह देखी जो समुद्र लेवल बढ़ने के कारण डूब रहे है ना। एक गूगल मैप में एक बहुत अच्छी सुविधा है, उसको बोलते हैं टाइम लैप्स सीरीज। टाइम लैप्स सीरीज, अब 7 वाया करके एक गाँव है, कई सारे जगहों के जहाँ पे समुद्र का लेवल, जमीन समुद्र से बहुत ऊंची नहीं, वहाँ पे देखोगे आप वो टापू ही गायब हो रहे हैं। हमारे सुंदरबन आइलैंड से वेस्ट बंगाल में, उसके कई सारे टापू, इतना बड़ा था इतना छोटा हो गया है ना। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वो डूब ही रही है, दुनिया के सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है। तो ये सारी घटनाएं इस समय अभी हो रही है। आजकल ऐसे चैनल आ गए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो क्लाइमेट चेंज की घटनाएं बताते हैं। रोज 7 और 10 भयंकर वाली घटना, जो कभी कल्पना नहीं हुई।
7, 8, 10 रोज होती है। कुल मिला के स्थिति बहुत गड़बड़ है। कारण एक ही है, एनर्जी का उपयोग। और चूंकि हम सबको प्रगति करना है, तो प्रगति का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा कंजम्पशन। अच्छा, ये मैं जब छोटा था ना स्कूल में, तब से मेरे को ये बहुत चुभता था, ये डेफिनेशन ही चुभती थी। अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा कंजम्पशन, मतलब प्रोड्यूस तो ज़्यादा करो, कमाओ तो ज़्यादा, पर खर्चा भी ज़्यादा करो तो इकोनॉमी बढ़ेगी। वरना आप ज़्यादा कमाने लगे और रख लिया अपने पास तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो कमाना तो ठीक है, पर खर्चा भी करना जरूरी है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट दिखता, खर्चा करो, एक पे 2 फ्री लो, और इस बार हिमालय पे जाओ पिकनिक मनाने, नहीं तो विदेश जाओ, नहीं तो भगवान। तो खर्चा करना जरूरी है, अभी जाके हम इसको बोल सकते हैं ग्रोइंग इकोनॉमी। अच्छा, मैं IIT बॉम्बे में सोचता हूँ कि हम मनुष्य लोग कितने विचित्र हो गए। हम आजकल लोगों के दुख पे खुशी मनाते हैं। 2 उदाहरण देता हूँ मुंबई के। मुंबई में आपको पता है लोग बहुत ट्रेवल करते हैं 2-2 घंटे, है ना। और कैसे ट्रेवल करते हैं, आपने पिक्चर देखे होंगे ट्रेन में। मतलब मैं जब ट्रेन में बैठता हूँ तो शरीर आपका सीधा खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जगह मिल गई है ना। और शरीर ऐसा आड़ा टेढ़ा हो जाए कि पैर इधर झुक रहा है तो कमर आगे जा रही, क्योंकि आपके आसपास 10 लोग खड़े हुए हैं चिपके हुए। तो खड़ा सीधा हो गया, मतलब आप कंफर्टेबल ट्रेवल करते हैं। तो जो आदमी ज्यादा ट्रेवल करता है वो ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो इकोनॉमी में ज्यादा योगदान देता है। और इकोनॉमी बढ़ती तो हम सबको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। जो आदमी ज्यादा बीमार पड़ता है, ज्यादा अस्पताल जाता है, ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो इकोनॉमी में ज्यादा योगदान देता है। और जब इकोनॉमी बढ़ती तो हमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो आदमी के दुख को ही सेलिब्रेट करते हैं हम, देखा जाए आगे नहीं, बात ठीक है नहीं। सो लोचा है, मतलब बहुत बड़े वाला लोचा है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता हूँ कि भाई जीडीपी बढ़ाना ही क्यों है? तो सब लोगों को जीडीपी बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? क्या होता है जीडीपी बढ़ाने से? लोग बोलते हैं सर वो जीडीपी बढ़ाने से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। पर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो प्रॉस्पेरिटी में तो सुख समृद्धि बढ़ती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। देश का जीडीपी 1991 से जब इकोनॉमी ओपन तब से तो बढ़ ही रहा है, कोविड को छोड़ दो तो तब से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5%, 6%। भारत का जीडीपी 9% तक बढ़ा है। तो जब 5% जीडीपी बढ़ा, इसका मतलब है कि भारत की सुख समृद्धि 5% बढ़ गई, यही मतलब होना चाहिए। अच्छा, जब 5% सुख समृद्धि बढ़ी, जीडीपी 5% बढ़ा, तो चेहरे की मुस्कुराहट 5% बढ़ना चाहिए। तो हर साल आदमी और खुश और खुश और खुश, ज्यादा चमक चेहरा, ऐसा होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसा होता दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं, टेंशन ही बढ़ रहा है ना। उल्टा ही हो रहा है। डायबिटीज बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है ना। पानी खराब, हवा खराब, मिट्टी खराब, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, संबंध खराब, डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं। मतलब एक भी पैरामीटर ऐसा मुझे दिखता नहीं जो सही जा रहा हो। एक ही सही जाता है, क्या? जीडीपी ग्रोथ। बाकी सारे पैरामीटर आप ध्यान से देखो, सब उल्टे चल रहे हैं। तो ऐसे जीडीपी को बढ़ाना ही क्यों है? तो अच्छा, ये एक बार और समझ में आई मुझे जब यात्रा चालू की मैंने, कि मेरे को ये सरकारें चाहे कोई से भी देश की हो, चाहे अमेरिका की हो या जर्मनी हो या जापान हो, भारत की, चुनाव तो 4 या 5 साल के लिए होते हैं। मतलब कोई भी सरकार को मैंडेट ही नहीं कि वो 6 साल के लिए सोचे। हमने खुद ही बोला नहीं कि आप 6 साल के लिए सोचो, भाई आपको तो 5 साल बोला, उसी में काम करो। तो कोई सरकार कभी पर्यावरण के बारे में सोच ही नहीं सकती। ये तो लंबा विषय है, 50 साल में सोचने का विषय है। किसी सरकार को हमने मैंडेट ही नहीं किया, तो सरकारों के बस की बात नहीं, ये तो बहुत क्लियर। न इंडस्ट्री के बस की बात है, क्योंकि इंडस्ट्री तो वही करेगी, उसको तो प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, सरकार चुनाव नहीं जीतेगी तो सर्वाइव नहीं करेगी। चुनाव जीतना धर्म है, कोई गलत भी नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सर्वाइव नहीं करेगी, तो प्रॉफिट कमाना उनका धर्म है, तो कोई गलत बात नहीं। पर हर व्यक्ति का धर्म है अच्छे से जीना। हमारा और आपका, मेरे शरीर के प्रति, आपका आपके शरीर के प्रति कर्तव्य है ना, कि आप शरीर में शुद्ध पानी डालो और बिना रसायन के खाना डालो और श्वास अच्छी लो, ये तो आपका धर्म है। तो हम सब अपना अपना धर्म यदि निभा लें व्यक्तिगत रूप में, तब जाके पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये नियम कानून बना के टेक्नोलॉजी से और इकोनॉमी ग्रो करके तो ये कभी भी ठीक होने वाला नहीं। मैंने जो आपको अभी तक बताया उससे एकदम क्लियर हो जाता है, ये उल्टा ही होता है। तो नियम कानून से कुछ नहीं होता, और नियम कानून बहुत अच्छे उतने सुंदर बने कि मैं कल्पना नहीं करता। 2015 में 196 देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से। पेरिस में पेरिस एग्रीमेंट इतना अच्छा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। क्या बोलता है पेरिस एग्रीमेंट? कि 2030 तक सारे देश अपना कार्बन उत्सर्जन लगभग आधा कर लें।
45% कट करें। ये कब साइन हुआ था? 2015 में। कौन करेगा? 196 कंट्री, मतलब सब देश आ गए, 2-4 को छोड़ के। तो कितनी खुशी की बात है। देखो 2015 में मुझे लगा कि वाह अब तो ठीक है 2016 में कार्बन उत्सर्जन और कम होगा, 17 में और कम होगा, 18 में कम होगा, धीरे धीरे कम करेंगे। वास्तविकता क्या है? तब से लेके आज तक हर साल कार्बन उत्सर्जन की दर बढ़ते जा रही है। तो ये वो बहुत क्लियर हो गया है कि सब लोग एक दूसरे को उल्लू बनाने लगे, सब लोग सारे। अच्छा ऐसा नहीं हर साल रिपोर्टिंग होती है सबकी, है ना? हर साल रिपोर्टिंग होती है। टॉप मीटिंग सुना ना, बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, और ये कंपनी का वो और वो कंपनी का, हर साल इसके बारे में चर्चा होती है। क्या रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, कार्बन एमिशन देखो हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। कुल मिला के कार्बन उत्सर्जन की दर बढ़ती जा रही है। मतलब ये बहुत क्लियर है कि सब एक दूसरे को उल्लू है। अच्छा सब लोग यही बोलते हैं हम तो कर रहे हैं। हमारे देश में मंत्रालय है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि देखो भारत ने तो पहले ही अचीव कर लिया। अच्छा भारत ने बहुत बड़े स्मार्टली काम किया। भारत ने बोला कि भाई हम तो डेवलपिंग कंट्री, हम ये नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? हम अपने इकोनॉमी की इंटेंसिटी को कम करेंगे। मतलब 1 टन कुछ प्रोडक्शन में हमारा यदि 200 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता था, हम वो 200 को क्या करेंगे? 150 कर लेंगे, और हमारा टोटल कार्बन एमिशन तो कम नहीं करेंगे। लोगों ने मान भी लिया, सही बात भी, टेक्निकली तो सही है। अमेरिका यूरोप ने ज़्यादा किया और हमने कम किया, तो हमको बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो टेक्निकली एकदम सही बात, पर ये वैसे खतरनाक है। ये नियम पे जाएंगे तो कहीं के भी नहीं बचेंगे। अच्छा दूसरा, भारत ने बोला कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। सारे देशों ने अपने अपने टारगेट रखे। तो अमेरिका बोलता 2050, कोई बोलता 2000, चाइना ने रखा 2060, भारत ने रखा 2070। 2 पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से। पहला तो ये है कि अच्छा उसका उदाहरण देने के पहले मतलब कि रबर को जब खींचे और छोड़ दें तो ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। थोड़ा खींचे तो, और ज्यादा खींचे तो क्या होता है? टूट जाएगा। कुर्सी का भी ऐसे ही होता है ना, मैं बैठा हूँ पर इसमें 10 लोग बैठ जाए, हो सकता है 11वें पे टूट जाए, है ना? अच्छा टूट गया तो वापस जोड़ सकते हैं वैसा का वैसा? नहीं, जुड़ेगा तो दरार पड़ेगा। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ वैसे। ये फिजिकल सिस्टम को जोड़ के वापस जोड़ना तो संभव ही नहीं, पर फिजिकल तो छोड़ो, जो नॉन फिजिकल है, भावनात्मक, वो भी वैसा संभव है। क्योंकि रहीम जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो जो भावनात्मक उसमें भी दरार पड़ जाती, गाढ़ पड़ जाती। ये तो फिजिकल है, ये तो सिस्टम, ये तो जमीन है, ये तो नदी है, ये तो पेड़ है, ये तो सब है। ये एक बार गया तो इसके 2 सीमाएं। अच्छा पूरा खेल टेम्परेचर पे आधारित है, तो ये सारा टेम्परेचर से ही होता है। तो इसकी 2 सीमाएं। पहला सीमा जब धरती का तापमान जो एवरेज होता था उससे 1.5 डिग्री बढ़ जाए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे परिवर्तन होना चालू होंगे जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा होना चालू होंगे, पर एकदम से परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा होना चालू होगा। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते लगभग पूरा अपरिवर्तनीय हो जाए। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितना समय है? एक हमने घड़ी बनाई है, इसको क्लाइमेट क्लॉक। ये घड़ी उल्टी चलती है, कितना समय कैसे पता चलेगा? तो मान लो आपका साल भर का बजट है 10 लाख रुपये और आपके खर्च करने की गति है 1 लाख रुपये प्रति माह, तो कितने दिन में खत्म होगा? 10 महीने में। पर साल भर का बजट 10 लाख है और आपका खर्च करने की गति कितनी? 50,000 है, तो 1 साल से ज्यादा चलेगा। पर साल भर का बजट 10 लाख रुपए है और खर्च करने की गति 2.5 लाख रुपए है, तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो कितनी देर बजट चलेगा वो डिपेंड करता है किस रेट से आप उसको उपयोग करें। तो जो कार्बन बजट है, ये पूरा खेल कार्बन का है, तो उसका भी, धरती का भी एक कार्बन बजट है। वो जो कार्बन बजट 2023 में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 200 बिलियन टन इतना, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लगभग 1000 बिलियन टन 2023 का आंकड़ा था, है ना? ठीक है, ये तो हमारा बजट हो गया। अच्छा बजट है कैसे पता चला? तो हमारे पास 8 लाख साल के आंकड़े हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा है कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड इतनी गर्मी, इतना कार्बन डाइऑक्साइड इतनी गर्मी।
तो आगे इतना करना कार्बन डाइऑक्साइड में इतनी गर्मी होगी, तो सीधे उसको अपने साइंटिफिकली निकालो तो बजट पता चले। अब खर्च करने की दर कितनी, 2200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड खर्च करने की दर कितनी, कोई अंदाजा? अच्छा, एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि हमारे कार्बन उत्सर्जन की दर कितनी। हम लोग क्या करते हैं, लगभग 14 से 15 लाख किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। 14 से 15 लाख किलोग्राम कितनी देर में? एक साल में? नहीं। एक महीने में? नहीं। एक दिन में? नहीं। एक घंटे में? नहीं। एक मिनट में? नहीं। एक सेकंड। कितना किलोग्राम? 14 से 15 लाख किलोग्राम एक सेकंड। मतलब मैंने एक सेंटेंस बोलना चालू किया और खत्म किया, इतनी देर में 100 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड धरती के वातावरण में किस समय जा रहा है, किस समय, और ये दर बढ़ती जा रही। तो आप भाग दे लो 200 बिलियन टन में 14 लाख प्रति सेकंड का भाग दो, आपको उत्तर पता चलेगा। तो ये 4-5 साल का ही समय बचा है जब हम 1.5 डिग्री को छू जाएंगे। अच्छा, पिछले साल जो तापमान हुआ ऑलरेडी 1.5 डिग्री टच हुआ, पर क्या होता है धरती पर, एक तो सामान्य परिवर्तन है, एक कुछ परिवर्तन होता है जो कुछ घटनाएं होती है, जैसे उसको एल नीनो बोलते हैं। एक घटना एल नीनो है, उसके कारण एकदम से बढ़ गया। मुझे लगता है कि थोड़ा 0.1-0.2 डिग्री थोड़ा कम भी हो जाएगा, पर एवरेज तापमान जो बढ़ रहा है वो करीब 4 या 5 साल में 1.5 डिग्री पे टच हो जाएगा। मतलब 4 या 5 साल में अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना चालू हो, ऐसे परिवर्तन जिसको कभी रिवर्स नहीं कर सकते। और 2 डिग्री होते तो 2 डिग्री का बजट है 1000 बिलियन टन, उसको आप भाग दोगे तो 2 डिग्री होने में कितना समय बाकी है? 20 से 25 साल। 20 से 25 साल बाद 2 डिग्री क्रॉस हो जाएगा। और मैं हमेशा लोगों को उदाहरण बोलता हूँ, उसके बाद पूरी मनुष्य प्रजाति कुछ ना करे धरती पर, वो बोले कि आज से हम सिर्फ लंगोट पहन के जिएंगे, कोई कपड़ा भी नहीं, कुछ सीधा खाना खाएंगे चुपचाप और लंगोट पहन के जिएंगे, कोई गतिविधि सब बंद कर देंगे, फिर भी धरती के पर्यावरण को रिवर्स नहीं कर सकते। जो हो गया सो। अच्छा, रिवर्स नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? ये अभी क्या होते जा रहे हैं, हर साल क्या होते जा रहे हैं, तापमान बढ़ते जा रहे हैं, और क्या होते जा रहे हैं, बाढ़ आने की संख्या बढ़ती जा रही है, राइट। और क्या होते जा रहे हैं, जंगलों में आग लगने की संख्या बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही, और क्या हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ये सब ज्यादा बहुत सारे पक्षी भी विलुप्त हो गए, अच्छी विलुप्त हो रहे हैं, प्रजातियां विलुप्त हो रही है, जमीन की संरचना बदल रही है। तो धीरे धीरे मनुष्य का जीवन कठिन और कठिन होते जाएगा, है ना, कठिन तो होगा। अच्छा, इसमें कुछ बोलते हैं फीडबैक लूप चलते हैं, पॉजिटिव। मान लो कि आज मनुष्य की स्थिति देखें, हमको सबसे बेसिक खाना चाहिए, तो खाने की क्या स्थिति पैदा हो रही है? खाने के लिए जनसंख्या बढ़ रही है, क्लियर है, तो ज्यादा खाना चाहिए। खाना, खेती करने की जमीन का क्या हो रहा है, बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, खाने की जरूरत बढ़े, परंतु खेती करने की जमीन घट रही है। अच्छा, खेती की जो ताकत है, उत्पादन, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा ये और घटेगा। तो 2 विषम परिस्थिति पैदा होगी, एक तो जमीन खुद ही कम हो गई, जमीन पर उत्पादन और कम हो रहा है, और अचानक तूफान, अचानक सूखा, तो फसल का और कम होगा। तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, फिर खाने के लाले पड़ेंगे, नुकसान होगा, झगड़े होंगे, युद्ध होगा। अच्छा, ऐसा कितने साल में होगा? 20-25 साल के बाद, 500 साल में, 100 साल में, 50 साल में? ये तो शुरू ही कर दिया ना सर, अभी शुरू तो कर दिया। हो ही गया सब कुछ। तो ये प्रश्न उठाना कि क्या मनुष्य जीवन बचेगा या नहीं बचेगा, ये उचित प्रश्न है, हाँ कि नहीं? हाँ। इसमें कोई 2 राय तो नहीं हो सकती कि अरे कल तो डराने के लिए कर रहे हो सर, ये क्या बात है। ये बहुत उचित प्रश्न है। मैं आपको कुछ और आंकड़े बताता हूँ। ये धरती का तापमान अभी जिस गति से बढ़ रहा है, उसमें बेस्ट केस सिनेरियो बहुत अच्छा इंसानों ने किया, बहुत अच्छे नियम कानून पालन किए। वैसे नियम कानून पालन तो करते नहीं है, अभी अमेरिका अभी बाहर हो गया पेरिस एग्रीमेंट से, तो बहुत अच्छा करेगा, ऐसा तो विश्वास नहीं किसी को, क्योंकि सबको लगता है कि मैं अपने आप को बचा लूँ, बाकी देख लेंगे, अपन पहले तो इकोनॉमी बढ़ा ले फिर देख लेंगे। परंतु बहुत अच्छे नियम कानून जो दुनिया ने वो पालन किया, तो बेस्ट के सिनारियो ये सदी के अंत तक, मतलब 75 साल में तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड टच होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में, और अधिकतर 6 डिग्री सेंटीग्रेड।
उसको मैं आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में करके बताता हूँ। 3 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब करीब 5.7 डिग्री फ़ारेनहाइट और 6 डिग्री मतलब 10.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान 97-98 डिग्री होता है, सिर्फ 2 डिग्री बढ़ जाए, 98 में 2 तो 100 डिग्री हो जाए तो क्या बोलते हैं बुखार आया है। और 105 104 हो जाए तो हॉस्पिटल, और कुछ लोग तो स्वर्ग ही सीधा आ जाएंगे, इतनी तो ताकत ही नहीं बची 105 डिग्री झेल लेंगे आज के। तो 5-7 डिग्री इधर उधर होने में जयराम जी की वजह। तो धरती का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है सदी के अंदर। आप सोचो क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि सब काम छोड़ दो, सारे काम, स्कूल को बंद करना पड़े तो आज बंद करना, कॉलेज को बंद करना पड़े तो आज करना, फैक्ट्री को बंद करना पड़े तो आज करना चाहिए। सारे काम बंद करके एक ही काम करना चाहिए, जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो मूल कारण उसको ठीक करें। अच्छा ये बात भी समझ ले, मैं हमेशा समझाते रहता हूँ, खास करके पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में भाई साहब से भी मैंने बात की है। कैंसर का इलाज पैरासीटामोल लेके कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये क्लियर है। कैंसर का इलाज कैंसर की जड़ को हटा के किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप पैरासीटामोल लेके नहीं कर सकते। कैंसर की जड़ मतलब कैंसर के जो सेल होते हैं जिसके कारण कैंसर होता है, उसको मारना ही पड़ता है। और कितना मारना पड़ता है? आधा की पूरा 100% उस जब को सेल को नहीं मारेंगे तब तक आपका कैंसर का इलाज नहीं होगा। तो कीमोथेरेपी करना ही एक सॉल्यूशन है। ठीक उसी तरह से यदि पर्यावरण बिगड़ गया है तो पर्यावरण का सॉल्यूशन क्या होगा? प्लास्टिक को इकट्ठा करना, पेड़ पौधे लगाना, ये सॉल्यूशन होगा कि जो जड़ को खत्म करना, जड़ को खत्म करना सॉल्यूशन सिंपल है। जड़ क्या है? मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यही मेन कारण है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा? कम की जीरो, क्लोज टू जीरो, कम रिवर्स करना पड़ेगा। देखो जीरो बोलने में ही मन में ऐसे भाव बोल ही नहीं पा रहे, जीरो बोल भी नहीं पा रहे। इसलिए नीति आयोग की किसी पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ कि जीरो करना है। कोई मंत्रालय कभी नहीं बोलेगा जीरो करना, पर अनुभव तो बोलता है सब जीरो ही करना है। कम से तो काम न चले, पर सब लोगों को डर है, कम कर लिया तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा, प्रोडक्शन का क्या होगा। इसको कैसे फंसे हुए अपने चक्र में, समझ में आ रहा है कैसे अपने जाल में फंसे हैं कि नहीं तो कम से काम ही नहीं चलेगा, जीरो ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक और पैरामीटर होता है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गया तो 300 साल तक रहता है वो एवरेज में। कितनी? 300। मैं लोगों को एहसास दिलाता हूँ कि हर दिन जो हम खाना खाते हैं एलपीजी पे पका, कितना खतरनाक काम है। क्योंकि हर दिन जो किचन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल, अच्छा लोगों को होश ही नहीं कि किचन से भी प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। किचन में एलपीजी जलती है, एलपीजी किससे बना? कार्बन से। तो एलपीजी जलेगी तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने घरों को होश होगा ये कि किचन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो हवा में जाएगा तो 300 साल एवरेज। अच्छा एवरेज लाइफ कम से कम 50-60 साल और ज्यादा से ज्यादा 1000 साल तक भी वो टिका रहेगा। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड हो तो अपना ही काम करेगा, ग्रीन हाउस गैस का काम करेगा। तो हर दिन की गतिविधि कितनी डेंजरस है ये हमको होश नहीं है। अच्छा पर पढ़ाया भी नहीं गया, सिखाया भी नहीं गया, वो बताता भी नहीं, या हम रोज करते हैं, हर व्यक्ति करते हैं। इसलिए यदि पर्यावरण को सच में हल करना हो तो एक ही काम है, क्या? जड़ को खत्म करना। और कैसे, कितना खत्म करना है? पूरा खत्म करना है। इसलिए सब काम छोड़ के वो काम, इसके लिए इंसेंटिव होना चाहिए। आपको अच्छा जीना है इसलिए सरकार सब्सिडी दे, हाँ इंसेंटिव, अच्छा जीना है इसके लिए पॉलिसी बनाए, अच्छा जीना है इसके लिए नहीं, इसके लिए क्या इंसेंटिव भाई? कई लोग पूछते हैं मैं बिजली क्यों बचाऊं? अरे क्यों ना बचाऊं, तुमको जीना है कि नहीं जीना है? तो अच्छा जीवन जीने के लिए क्या इंसेंटिव है? मेरा ही तो शरीर है, मुझे ही तो सांस लेना है, मुझे ही तो पानी पीना है, मुझे ही तो खाना खाना है, मेरे ही बच्चों को तो जीना है, इसका क्या इंसेंटिव होना चाहिए? इसलिए जब मैं 4-5 साल से यात्रा कर रहा हूँ पूरे देश की और देख रहा हूँ कि क्या होता है। अच्छा बाय द वे ये जो दूसरी व्यवस्था पे हम जाएंगे तो मैंने फिर देखा कि सारी समस्याओं का कारण क्या है? एनर्जी का उपयोग, है ना। तो सारी समस्या का हल क्या है? सही एनर्जी को। सारी समस्याओं का कारण है गलत एनर्जी को,
एनर्जी के उपयोग में गड़बड़ नहीं है, खाना तो खाना ही चाहिए, शरीर को ठंड लगे तो गर्मी ठीक करना चाहिए, तो एनर्जी के उपयोग में दिक्कत नहीं है। गलत एनर्जी का उपयोग, कौन सी? कार्बन वाली। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? सही एनर्जी का उपयोग, वही तो सॉल्यूशन। आपको एनर्जी तो चाहिए, तो क्या सही एनर्जी का उपयोग। सही एनर्जी किसको कहेंगे? अच्छा, मैंने एक किताब लिखी थी 2019 में, उसके पहले पेज पे ये मैंने उदाहरण लिखा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, गीता का जो श्लोक, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तक धर्म की स्थापना की आवश्यकता होती है। अधर्म किसको कहेंगे? जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती, नेगेटिव, जो तुम्हारा नहीं फिर भी तुमको चाहिए, वही तो नकारात्मक। तो उसको खत्म करने के लिए धर्म की स्थापना। धर्म किसको कहेंगे? जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो समय के साथ में बदलता है, उसी को सत्य कहा गया है। तो धर्म, तो ये अधर्म बढ़ गया धरती पर, क्यों? क्योंकि 80-85% एनर्जी तो काली ऊर्जा है। मैंने उसमें किताब में कंपेयर किया कि काली ऊर्जा का साया धरती पर है ना, तो काली ऊर्जा जब हो जाता है तो भूत प्रेत हो जाता है, तो वैसे भूत प्रेत हो गया धरती पर। काली ऊर्जा का साया है, तो क्या करना पड़ेगा? सही ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। सही ऊर्जा कौन सी? जो शाश्वत है, सत्य है, जो अनंत है, सूर्य देवता की ऊर्जा अनंत है। आपको सोलर पे जाना पड़ेगा। कितना? 100%। 99 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक थोड़ा सा भी कार्बन उत्सर्जन किया तो 300 साल इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है जीवन जीना 100% सोलर पर आना पड़ेगा। परंतु तो गलत ऊर्जा से सही ऊर्जा पर जाना है, पर सही तरीके से जाना है, आंधाधुंध नहीं जाना है। क्योंकि सोलर पैनल भी भगवान के यहाँ से नहीं आते। सोलर पैनल भी जमीन से खोदना पड़ता है, उसके लिए भी सिलिकॉन निकालो, उसके लिए लोहा निकालो, उसके लिए कॉपर निकालो, उसके लिए एल्यूमिनियम निकालो, उसके लिए कांच बनाओ, उसके लिए इन्वर्टर बनाओ, उसके लिए बैटरी बनाओ। ये भगवान के यहाँ से नहीं आएगा ना। तो सबसे पहला नियम यदि पर्यावरण को ठीक करने का, तो एक ही ब्रह्म सूत्र है। क्या? ऊर्जा नहीं, मैं आपको कुछ प्रश्न करता हूँ, हाँ या ना में, आपको ब्रह्म सूत्र खुद ही पता चला। आप हाँ या ना में जवाब देना, सब लोग देना, तो आपको खुद ही पता चलेगा ब्रह्म सूत्र क्या। एक ही है बस। क्या धरती पर विज्ञान बढ़ रहा है? हाँ। क्या टेक्नोलॉजी बढ़ रही है? हाँ। क्या अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? हाँ। क्या धरती का साइज बढ़ रहा है? नहीं। धरती का साइज नहीं बढ़ सकता। क्या धरती पर खनिज पदार्थ बढ़ सकते हैं? नहीं। पानी बढ़ सकता है? नहीं। मिट्टी बढ़ सकता है? नहीं। कुछ नहीं बढ़ सकता। तो हम कैसे बढ़ सकते हैं? प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है? हमारे घर का साइज कैसे बढ़ सकता है? गाड़ी कैसे बढ़ सकती है? कपड़ों की संख्या अलमारियों में कैसे बढ़ सकती है? बात समझ में आ रही? तो एक ही ब्रह्म सूत्र है। चूंकि धरती का साइज फिक्स है, चूंकि धरती पर सारे संसाधन फिक्स है, इसलिए हमारी जरूरतें कैसी होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। अब ये लगाओगे तो पूरी अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ हो जाएगी अभी की परिभाषा में, हाँ कि भाई सीमित जरूरतें करेगी तो ये जो ग्रोथ बोलते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा ग्रोथ होगा ही नहीं, अर्थव्यवस्था गड़बड़। ऐसा होगा क्या? नहीं। दूसरा नहीं, जरूरतें सीमित होना चाहिए, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये तो कोई भी बदल नहीं सकता। आप चांद पे चले और 10 दिन नेटवर्क कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं हो जाते। भोलेनाथ को बोला कि मेरे को ये धरती का साइज बढ़ा के, भोलेनाथ बोले कि भाई साहब ये तो नहीं होगा, सृष्टि तो नहीं बदल सकती है ना, सृष्टि तो नहीं बदल सकता, मैं और कुछ मांग रहा है, कुछ भी मांगता हूँ। तो मनुष्य की ताकत ही नहीं कि एक एक्स्ट्रा कण पैदा कर सके, जो है फिक्स है, तो उसको लगता है कि नहीं प्रगति होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। कितनी बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, हर धर्म में लिखा, हर शास्त्र में लिखा है। अब कोई सा भी आप बाइबल उठा लो, आप कुरान उठा लो, ये सब में लिखा है कि भाई इच्छाओं में सीमा करो। सब में यही डिफाइन किया है, जो व्यक्ति सीमित करता है वो अच्छा है। सब हर जगह किताबें लिखी है, MIT के लिमिट्स टू ग्रोथ किताब ही है इसके ऊपर। साइंटिफिक आंकड़ों से भी आप प्रूव कर सकते हो, नॉन साइंटिफिक से भी कर सकते हो, फिलोसॉफिकली भी एक ही बात है। अल्टीमेटली सत्य तो एक ही करते से। अच्छा, एक बार सीमित कर लिया तो दूसरा नियम है, अभी जो इकोनॉमी चलती कैसे चलती है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो क्या करोगे? ज्यादा तेजी से चलने वाली मशीन बनाओगे, ज्यादा सेंट्रलाइज करोगे, ज्यादा ऑटोमेशन करोगे। एक किताब आई थी 1973 में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसने बोला कि अच्छा बिजनेस का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना है और खर्चे कम करने हैं। अच्छा, खर्चे कम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऑटोमेशन करना। और बेस्ट के सिनेरियो, खर्चे कम करते हो, ऑटोमेशन करते हो, एक समय ऐसा आएगा आपको आदमी नहीं चाहिए। ये सर भाई खर्चे कम कैसे होंगे? आदमी वो उस चीज को हटाओ जो गलती करता है। आदमी गलती करता है, मशीन गलती नहीं करती।
आपने सेंसर लगा दिया तो बढ़िया काम करेगा, आदमी को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, जब कभी उसका टेंशन चला गया तो आदमी का, इसलिए आदमी को प्रोसेस से हटाओ। सही बात है। बड़े बड़े प्लांट लगते हैं उसमें आदमी नहीं होते। आजकल तो इडली वेंडिंग मशीन आ गई बेंगलोर में, उसमें आदमी नहीं होता। तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि इसके में खुशी मनाऊं कि दुख मनाऊं? भाई जिस आदमी के लिए इतना करते हो, जिसको रोजगार देना है, रोजगार जिस देश में इतनी बड़ी समस्या है, वहीं पे आपने ऑटोमेटिक इडली वेंडिंग मशीन कर, इसको खुशी मनाए कि दुख मनाए? आदमी कोई हटा रहा है। मोदी जी कल फ्रांस गए इसीलिए। बात समझ में आ रही? तो हम कितने विचित्र हैं और कितने क्या बोलते मूर्ख हो गए हैं कि अपने को होश ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। तो पहला तो आपने सीमित किया जरूरतों को, फिर क्या किया, लोकल करना चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं आपका शर्ट बनने में भगवान जाने कहाँ से क्या काम हुआ। आपका पिज्जा में जो चीज आया भगवान जाने कहाँ से आया। आपका आलू टमाटर कितने महीने वेयर हाउस में रख के आया। और जितना ज्यादा प्रोसेस होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगे, उतना कार्बन एमिशन। तो उस किताब में लिखा 1973 में लिखा उसने भाई साहब ने कि हम टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारी इनएफिशिएंसी को छुपाते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या करते हैं, इनएफिशिएंसी छुपाते हैं। 10 मिनट में ब्लिंकिट में सामान आ सकता है, पर कोई ये नहीं बताता कि अच्छा वो तुमने जो 10 मिनट बचा है उसका क्या करोगे। भाई सामान 10 मिनट बचाने चलो, जो तुमने बचा है उसका क्या प्लान है भाई। और एनर्जी को उपयोग करोगे। और ये देखो कुल मिला के लोचा है। तो दो नियम है वैसा पर्यावरण को ठीक करने के, दो ही नियम। पहला तो सीमित करो, दूसरा लोकल करो। भाई आप लोकल बनाओगे, लोकल टमाटर पैदा हुआ तो उसको वेयर हाउस में नहीं रखना पड़ेगा, है ना, फ्रेश मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लोकल आदमी को रोजगार मिलेगा तो लोकल अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आपने सोलर पैनल लगाना है 500 मेगावाट का पावर प्लांट। भाई सोलर की तो खासियत है कि हर जगह होता है, तो हर जगह लगाओ। 500 मेगावाट को आप 1-1 किलोवाट में लगाओ, देखो कितने सारे प्लांट लगेंगे, लाखों में। अच्छा लाखों में लगेंगे तो लोग ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लोग लगेंगे, ज्यादा देख रेख करना पड़ेगी, ज्यादा लोग लगे तो ज्यादा रोजगार पैदा होगा। तो 500 मेगावाट का प्लांट लगाना उचित है कि 1-1 किलोवाट के प्लांट हर जगह लगाना उचित? बताओ, सीधी सी बात। भाई रोजगार पैदा करना भी तो एक पैरामीटर है ना देश का, कि बेरोजगारी इतने बढ़ रही है, यंग लोग हैं, तो कहाँ से रोजगार पैदा करना। तो आप जैसे डिसेंट्रलाइज करोगे वैसे ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा। अच्छा जैसे डिसेंट्रलाइज किया तो पैसा वहां घूमेगा जहाँ जरूरत है। भाई लोकल अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो लोकल इकोनॉमी में पैसा तो सबके पास जाएगा, वरना सेंट्रलाइजेशन किया तो एक ही के पास जाएगा, या जो शेयर होल्डर उसी के पास जाएगा। तो लिमिट करो और लोकल करो, ये दो नियम का पालन करोगे तो न अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, न चेहरे की चमक जाएगी, न स्वास्थ्य बिगड़ेगा, न धरती पर पर्यावरण बिगड़ेगा। तो ये जो हमारा मिशन है, अभी मैं इंदौर में आया हूँ तो 5-6 साल से जो मॉडल तलाश में क्या करें, कैसे करें, लोगों के पास कैसे जाएं, तो फिर हमने 2-3 चीजें बनाई हैं। एक तो जो मैंने बात की, इसको हमने एक एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग बनाई, ऊर्जा साक्षरता, क्योंकि पूरा खेल ही ऊर्जा का है। अब इस खेल को नहीं समझोगे तो कभी जीवन को ही नहीं समझ पाओगे। तो ऊर्जा में साक्षरता होना चाहिए। तो मेरे हनुमान जी ने सब खोल के दिखाया था ना, वैसे अपना जैकेट खोल के दिखाया। ऊर्जा में साक्षरता ये हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। इसके बिना तो आप हवा में तो क्या बोलते हैं, अंधकार में लट चला रहे पर्यावरण के लिए नहीं। आप ये खेल समझोगे तो ही पर्यावरण को समझ पाओगे कि ये बला है। तो ये करो। दूसरा, ऐसा काम जो हर व्यक्ति करे, क्योंकि पर्यावरण तो खराब हर व्यक्ति करता है। गरीब से गरीबी आदमी जब एलपीजी पे खाना बना रहा है तो कार्बन एमिशन तो कर ही रहे, और अमीर तो करता ही, गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, छोटा भी करता है, बड़ा भी करता है, गाँव का भी करता है, शहर भी करता है। हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तो ठीक किसको करना चाहिए, व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। कब करना चाहिए, कब करना चाहिए, अभी करना चाहिए, अभी से शुरू। तो इसलिए ये विषय ऐसा है कि इसमें कुछ लोगों को जोड़ के काम ही नहीं चलेगा। भारत के आधे लोगों को आपने जोड़ लिया, 70 करोड़ लोग आपके साथ रोज पर्यावरण बचा रहे हैं, क्या पर्यावरण बचेगा? नहीं, क्योंकि बाकी 70 करोड़ जो कार्बन उत्सर्जन करेंगे, वो जो हवा में जाएगा उसका असर तो भुगतना ही आपको। इसलिए सबको लाना है। इसलिए ये क्लियर है कि जब तक ये एक जन आंदोलन का रूप न ले, और इसलिए जन आंदोलन नहीं क्योंकि सरकार ने नियम दिए, न सरकार ने सब्सिडी दिए और पॉलिसी बनी, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से जीना है और मैं अपने बच्चों को जीने लायक धरती चाहिए, इसलिए करना है। वही एक धर्म होना चाहिए, अच्छे से मुझे जीना है और बच्चों को जीने लायक। तो क्या करना है, सीमित करना है और लोकल करना है। ये सारे नियमों पे तो कपड़ों पे लागू होगा, अपने पानी पे लागू होगा, खाने पे लागू होगा, एनर्जी पे लागू होगा, ट्रेवल पे लागू होगा, घर के साइज पे लागू होगा, गाड़ी के साइज पे लागू होगा, जो भी सामान आप उपयोग करते जीवन में
पहला प्रश्न है, क्या इसके बिना रहा जा सकता है, क्या इसको मैं कम कर सकता हूँ, और यदि जरूरत फिर भी है तो क्या ये लोकल हो सकता है। यही है, यही ब्रह्म सूत्र है पर्यावरण, लिमिट करना और लोकल करना, ये दो सीमा। ये दो सीमा के अंदर आप कोई टेक्नोलॉजी लाओगे तो काम की, वरना आप सोलर ले आओ और लिमिट तो किया नहीं, तो क्या सोलर काम का है? नहीं। वरना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आओ और गाड़ी की संख्या तो कम हुई नहीं, उन्हें क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल काम का है? नहीं। वरना आप ग्रीन हाइड्रोजन कर लो और जरूरतें कम कर तो काम का है? नहीं। ये सब काम की टेक्नोलॉजी तभी काम की जब अपनी जरूरतों को सीमित किया और लोकल किया। पॉलिसी तभी काम की जब अपने जरूरतों को लिमिट किया, लोकल किया। और दुर्भाग्य से सरकार ये कभी नहीं बोल सकती कि आप जरूरतों को लिमिट करो। बोल सकते हैं आप जानते हो, ये तो बोल ही नहीं सकते। जहाँ मोदी जी ने बोला लिमिट करो, चुनाव ही आ जाएंगे, तो मोदी जी तो कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, मोदी जी को बात तो समझ में आएगी कि अभी हम समझा देंगे, पर बोल नहीं सकते। और ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं, ये तो विश्व में ऐसा ही, सब ऐसे ही, तो सबकी यही प्रॉब्लम। कोई नहीं बोल सकता, ट्रम्प कभी नहीं बोलेगा कि हम कम करें। एनीवे, तो हमको लोगों को कम करना है, इसलिए हमने इंदौर में एक मिशन बनाया है कि बात, अच्छा एनर्जी मतलब सब कुछ, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी, कपड़े, खाना, घर का सही, परंतु अब सब कुछ समझाने की वजह हम एक छोटा सा समझाए कि अच्छा एक काम करो, बिजली का खपत करो। क्यों? क्योंकि इसको नाप सकते हैं, तो दिखेगा कि आपने कम किया कि नहीं किया। तो बिजली की खपत कम करना है, तो हमारा इंदौर क्लाइमेट मिशन है, वो है 20% बिजली के खपत को कम करना है। कब कम करना है? ये तो पिछला समय, ये 100 दिन का मिशन था, ये 1 दिसंबर से चालू हुआ, 10 मार्च में खत्म हो जाएगा। तो ये फरवरी का महीना में ऑलरेडी आज 12 तारीख, हाँ 12 तारीख हो गई, मतलब 12 दिन तो जा ही चुके, और वैसे महीना भी 28 का ही, तो बहुत कम दिन बचे। तो आज के मतलब जो 12 दिन हमारे गए, मतलब 30% समय चला गया, तो हमको 50% बिजली बचाते, तब जाके वो 20% का असर दिखेगा। क्या करना है? बिजली की बचत करना है। इससे क्या पर्यावरण सुधरेगा? हाँ, क्योंकि 73% बिजली आज भी भारत में कोयले से बनती है, तो आपने बिजली की खपत कम किया, मतलब कोयले को कम किया। अच्छा, इसके करने से हमारा मेंटल प्रोसेस चालू होगा, है ना। इसके करने से सिर्फ बिजली बचेगी ऐसा नहीं, जहाँ बिजली बार बार बचाओगे तो मन को तो बोलेगा ना कि अच्छा क्यों बचा रहे हो, क्यों पर्यावरण बचाना है। तो आप कपड़े खरीदना भी कम करोगे, आप ट्रेवल फालतू नहीं करोगे, आप फिजूल खर्ची का सामान नहीं लोगे, तो धीरे धीरे दूसरी आदतें भी हमारी सुधरेगी। और उसके हमारे 7 दिन की 7 गतिविधि भी बनाएंगे, क्योंकि एनर्जी हम ट्रेवल के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए करते हैं, परचेज के लिए करते हैं, बिजली के रूप में करते हैं। 5-6 काम है जो एनर्जी के अलग अलग सेक्टर, हर सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा। तो 7 दिन की हमारी 7 गतिविधि। पहला है वाह मंडे, मंडे के दिन वाह रिंकल अच्छे हैं, तो बिना प्रेस के कपड़े पहने, है ना। मैं तो हमेशा बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ। दूसरा है रॉ ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन एक समय का खाना कच्चा खाना है, तो कार्बन एमिशन बचेगा। अच्छा, कच्चा खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। वेस्ट फ्री वेंसडे, वेंसडे को कोई भी कचरा नहीं फेंकना। इंदौर वासियों ने क्या किया, कचरे को साफ करने में नंबर 1 तो आ गए। अच्छा, जिसमें नंबर 1 आया वो छोटा सा काम है भाई, इतना 150 किलोग्राम। और जो न दिखने वाला कचरा, मैं कचरे की 2 कैटेगरी मानता हूँ, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। दिखने वाला 150 किलोग्राम, वो जो नहीं दिखता जिसको हम हवा में छोड़ते हैं वो कितना है बताए? 10,000 किलो। तो हम 150 को खुश साफ करके खुश होते रहते हैं, असली समस्या तो 10,000 किलोग्राम। 150 को आज नहीं तो कल उठा लेंगे, 10,000 वाले को तो एक बार गया तो गया गया। तो हमें न दिखने वाले कचरे को साफ करना है, उसको कम करना है, और पूरे इंदौर वासी को करना है। इंदौर का जो बिजली का बिल है साल भर का, वो 22,000 लाख यूनिट, तो हमने 20% बचाया, तो करीब 3 से 4 करोड़ यूनिट बिजली बचाएंगे, 3 से 4 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाएंगे। सीधा सीधा याद रखने के लिए 1 यूनिट मतलब 1 किलोग्राम कार्बन, तो उतना कचरा हम बचाएंगे। और ये फरवरी का महीना आखिरी महीना है, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि सिर्फ हम सब लोगों से करने से कम नहीं होगा, पड़ोसी को भी कराना पड़ेगा, उसके पड़ोसी को भी कराना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सीमा नहीं है, एक बार गया तो गया गया, सबको कम करना पड़ेगा। इसलिए आज से मेरा निवेदन सभी से है कि आप सारे काम छोड़ के ये काम में लग जाएं। और इंदौर यदि ऐसा करता है तो विश्व का पहला शहर बनेगा जो सामूहिक रूप से फिजूल खर्ची को कम करके कार्बन उत्सर्जन करेंगे। बाकी लोग कैसे कम करते बताएं? इन्वेस्ट करके, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, सोलर लगाएंगे, लगाना चाहिए, बात की बात है। पहले तो जरूरतों को कम करें, क्योंकि ब्रह्म सूत्र एक ही, धरती सीमित है, इसलिए जरूरतें सीमित है, तो फालतू का बिजली न घटाएं, बचाएं, चलाएं मतलब। तो 20% कम करना है। हमारा एक फॉर्म भी है सचिन, एक फॉर्म में आपको देना चाहूँगा। एक तो हमारे जो भार्गव जी के साथ, मुझे नहीं पता, भार्गव जी के साथ मिलकर हमने इंदौर क्लाइमेट मिशन, बाय द वे मिशन का नाम है इंदौर क्लाइमेट मिशन।
और 20% बिजली कम करना है। और एक से तो काम नहीं चलेगा, हर व्यक्ति को 11-11 लोगों की टीम बनानी है। मतलब जो पर्यावरण संरक्षण गति में काम करते हैं उनको तो बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, पर जिनको आप जोड़ोगे उनको 11 लोगों की टीम बनानी है। क्लियर हुआ? आपको तो हर कार्यकर्ता से काम करना है, कम से कम अपने कार्यकर्ता तो करें, और जो जुड़े हैं अपने गतिविधियों से किसी भी रूप में जुड़े हैं, पेड़ लगाने के लिए जुड़े हैं, पानी बचाने के लिए जुड़े हैं, प्लास्टिक के लिए जो जिस रूप में जुड़े हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ऐसा एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें वैसे 20 की संख्या है, पर 11 लोगों, एक आदमी खुद अपना नाम लिखे और 10 लोगों का और नाम लिखे, है ना। तो 11 लोगों की टीम बनाए। अच्छा, नाम लिखने से तो कोई कार्बन एमिशन कम नहीं होने वाला, क्या असली में कम करें, और कम करना बहुत आसान है। जैसे इस हॉल में बढ़िया से बैठे, मैंने देखा कम से कम इस सुदर्शन कार्यालय में तो अच्छे से बिजली का उपयोग होता है, यहाँ पे दुरुपयोग नहीं होता, वरना हर जगह दुरुपयोग होता है। पिछले महीने के जो आंकड़े आए, कोविड नाम की 6 संस्थाओं ने मिलके 33.3% एवरेज उनका बिजली का बिल कम, 44% तक बिजली का बिल कम, महापौर कार्यालय का कम हुआ है, कलेक्टर ऑफिस का कम हुआ है। तो कई सारे जहाँ पे हमने काम किए, होलकर साइंस कॉलेज का कम हुआ है, GSITS का कम हुआ है। तो जहाँ पे हमने काम चालू किया वहाँ पे बिल्कुल इसके परिणाम आ रहे हैं, पर असली में सफलता नहीं होगी कि पूरे इंदौर शहर का परिणाम, कुछ लोगों के परिणाम से काम नहीं चाहिए, इंदौर शहर का आना चाहिए। इसलिए बहुत विशेष अनुरोध है आप सभी लोगों से कि जितना भी समय दे सकते हैं। अच्छा, हमारा फॉर्मूला एक और भी सिंपल है, 1 + 1 + 10। पहला 1 तो खुद को करना है, चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम। दूसरा, अपने संस्था के सारे लोगों, मान लो आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान है, उसके सारे सदस्य करें। बात ठीक है? आपकी फैक्ट्री है तो उसके सारे सदस्य करें, आपकी दुकान है तो उसके सारे सदस्य करें, आपके ऑफिस में सारे सदस्य करें, तो +1 हो। और हर व्यक्ति 10 लोगों से और करना है तो +10 हो गया। इसलिए 1 + 1 + 10, 1 + 1 + 10, या सीधे से कहें 1 पे 10 11 लोगों को करना है। तो आपको तो 11 करना है, पर आपको ऐसे सैकड़ों लोगों को करना है जो 11 लोगों को करें, तब जाके हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना था शुरू से कि हम अपने करें तो कम से कम संघ के कार्यकर्ता ही मिलके 50,000 घरों को कम से कम हम इसको टच कर सकते हैं। और चूँकि समय जा चुका है, इसलिए आज से अभी से हर काम में लगना पड़ेगा। आप लोगों को फ़ोन करें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उनके लिए कॉम्पिटिशन करें। भाई लोगों को मैं बोलता हूँ 11 लोगों की कॉम्पिटिशन करो आप, जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में बिजली बचाएगा वो विनर कहलाएगा, और उसका कुछ आप अवार्ड दें, उसको घर पे चाय के लिए बुला लें, उसको समोसे खिलाएं, जो भी अच्छा लगे आप उसको अवार्ड के रूप में कुछ दे सकते हैं। पर 11-11 लोगों की टीम बनाएं, और सारे कार्यकर्ता 11-11 लोगों की टीम बनाएंगे तो सच में बहुत बड़े लेवल का पुण्य का काम होगा। मैं आपको पेड़ों के बारे में, पेड़ों की तुलना में बताता हूँ कितना पुण्य का काम होगा। एक आदमी का एक परिवार का 1 साल का जो कार्बन उत्सर्जन एवरेज है भारत का 10,000 किलोग्राम, और इंदौर का एवरेज निकालेंगे तो 13,000 किलोग्राम होगा, है ना। एक पेड़ 25 से 30 साल का जब वो बड़ा होता है, जीवन उसका होता है, एवरेज में 800 से 1000 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन बचाता है। कितने साल में? 25 से 30 साल। एक परिवार 1 साल में कितना कार्बन उत्सर्जन करता है? 12,000। इंदौर का एवरेज 12,000 किलोग्राम। मतलब एक परिवार जाने अनजाने साल भर में 12 से 15 पेड़ों, बड़े पेड़ों को काटने के बराबर कार्बन उत्सर्जन। तो अंग्रेजी में कहावत है क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन उपचार से ज्यादा अच्छा क्या है? बचाव है। कितना ज्यादा है? 1000 गुना ज्यादा है। तो हम कब तो पेड़ लगाएंगे, कब तो बड़ा होगा। पेड़ जरूर लगाना चाहिए, हम सबको जरूर लगाना चाहिए। इस साल मैंने 350 पेड़ लगाए, एक हम आश्रम बना रहे उसमें। परंतु कार्बन उत्सर्जन ना हो वो बहुत पुण्य का काम है। तो हमने 1000 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन बचा लिया, मतलब 25 से 30 साल के पेड़ को बचा लिया। और आप खुद अंदाज लगा सकते हैं, 1 यूनिट बिजली मतलब 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन। और कपड़ा अलग और खाना पकाना अलग, और वो सब तो अलग है ही, मैं सिर्फ बिजली का हिसाब बता रहा हूँ। तो अब सब लोगों से निवेदन है कि जरूर करें। और ये इसमें फरवरी, अच्छा इसको नापना कैसे? फरवरी 2025 का बिल फरवरी 2024 से कम होना चाहिए, प्रतिशत में नापेंगे क्या, ताकि वो जो सीजन का फर्क पड़ता है वो हट जाएगा। तो सीजन टू सीजन उसका वेरिएशन होना चाहिए। तो ये फॉर्म है, सबको दे सकते हैं। ये तो ज़्यादा देना चाहिए। हाँ, ये तो फॉर्म ज़्यादा भी ले आ सकते हैं। फोटो कॉपी करवा लेंगे सर इसको। अब ये हमारे पास ऑलरेडी प्रिंटेड है तो आप ले आ सकते हैं, क्योंकि हमने प्रिंट करा लिया था। और उसके साथ लीफलेट है जिसमें और विस्तार से कहा गया है, महापौर साहब की अपील की है उसमें कि क्यों हमको इंदौर को नंबर 1 बनाना है। इसका हमारा नारा है इंदौर क्लाइमेट मिशन, अब बनाए इंदौर को विश्व में नंबर 1। अभी तक भारत में नंबर 1 था,
इसके माध्यम से इंदौर को विश्व में नंबर 1 बना सकते हैं, क्योंकि विश्व में पहली बार होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, इसलिए मैंने विस्तार से चर्चा करी क्योंकि आप लोग पर्यावरण से जुड़े हैं और इसके बारे में हमेशा काम करने वाले हैं। तो इसकी ABCD, इसकी जो मूल मंत्र है वो जरूर सबको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ज़्यादा समय लिया और ज़्यादा विस्तार से चर्चा की, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। परंतु मेरे ख्याल से नहीं, जरूरी है सर। कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है, तभी जाके वो काम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वैसे हम RSS का काम करते हैं और समाज में सामान्य लोगों के पास जाते हैं जो संभवतः पढ़े लिखे भी नहीं होते, आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं होते, उनको अपनी बात समझाना। तो कई बार क्योंकि हम भी एक्सपर्ट नहीं इन्वायरमेंटल, तो हमारे साथ कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है एक्सप्लेन करने में कि पानी CO2 क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे वो नहीं पता। तो हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन भी है कि छोटी सी बुक आप हमारे लिए लिख दें, पर्यावरण हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, जो एक सामान्य व्यक्ति जो भारत की झोपड़ियों में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति है, उसको समझा सके हम। ऐसा कुछ वैसा बिल्कुल करेंगे। और जैसे 5 साल से 4 साल से इन्वायरमेंट पे मतलब पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का काम करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। नहीं, एक बात सही कहा आपने कि ये विषय ऐसा है कि एक तो चर्चा होती नहीं, और होती है तो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में होती है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्राफ और ये डेटा नीचे समझ नहीं आया। नहीं, मैं इसको जरूर करूंगा। और एक सीधी सी बात हम यही कहेंगे, कुछ करने से कुछ तो होगा, कुछ करोगे तो कुछ होगा, ये तो बात है। और बाय प्रोडक्ट तो शरीर भी निकालता है, मल और मूत्र निकालता ही है। तो ये जो मशीन चलाएंगे तो कुछ तो निकालेगी, कुछ कचरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता वो खतरनाक होता है, दिखने वाले शत्रु से अदृश्य शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो नहीं दिखता है वो है। अच्छा, पर्यावरण मौसम बिगड़ रहा है, इसका तो अनुभव होने लगा, इसलिए हमारी बात आसान हो गई। उसको कन्विंस ही नहीं करना है कि देखो पर्यावरण बिगड़ रहा है। अच्छा, 100 में एक भी फिर भी मिल जाएगा कि बोलेगा नहीं बिगड़ रहा, तो उसको उसके हाल में छोड़ दिया जाए, उसको मत कन्विंस करो कि बिगड़ रहा है। कई लोग होते हैं उसको अभी भी लगता नहीं, जैसे ट्रम्प को कैसे समझाओगे कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो ट्रम्प को ट्रम्प रहने दो, उसको छोड़ दो। तो ठीक है। हाँ भाई साहब, गुरुदेव कहते थे कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो सेम सिचुएशन है कि बिजली हमारे कोई घर में प्रॉब्लम आता था, मम्मी बोलती रहती अरे बंद क्या बंद, दिन में अंधेरा करके कहाँ बैठेंगे, लेकिन कल के बाद में हम अंधेरे में रह तो दूसरा परिवर्तन आया, वाइफ को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कपड़ों के अंदर श्रिंक बात सुनी हमने अहिल्या वाले घोषणा में। तो बोले मेरे पास तो ज़्यादा दिमाग है, तुम एक काम करो, सबको बोलो कि T-शर्ट जो है ना वो बिस्तर के नीचे दबा दे, वो उठा लगाते हैं। बस लोग अभी अभी बिगड़े हैं, 20-30 साल पहले ही बिगड़े, इसके पहले नहीं बिगड़े हुए थे। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे जो गरिष्ठ भोजन हम करते हैं उससे भी कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो हम ज़्यादा गरिष्ठ करोगे, ज़्यादा तेल का खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, तो पचाने में ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा। इसलिए तो सात्विक भोजन पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए एक किताब मैंने पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाना खाना चाहिए। 60% खाना जो हम खाते हैं वो कच्चा होना चाहिए। तो स्प्राउट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लोकल, फ्रेश, यही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि हम ही पर्यावरण है ना। मतलब हमेशा बताता हूँ मैं ही तो प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। पिछली बार मैं समझा रहा था कि हमारे समाज की गति कैसे होना चाहिए। पहले तो हमें समझ में आया कि प्रकृति में जो है वो मेरे अंदर है, ये पहला चरण है। फिर दूसरा चरण है, वो और थोड़ी समझ पड़ेगी तो क्या जो मेरे अंदर ही प्रकृति है ना। फिर तीसरे चरण में और ज्यादा समझ में आएगा, तो फिर समझ में आएगा मैं ही प्रकृति हूँ। तो जो प्रकृति को नुकसान किया मतलब मुझे ही नुकसान किया, नदी को खराब किया मतलब मुझे ही, मैंने खुद को खराब किया है। जब इतनी सोच आ जाएगी तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जितने प्रकृति के पास आ जाएंगे उतना प्रकृति के लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा है। ये यज्ञ क्या कुछ हो सकता है? यज्ञ भी कुछ समाधान कर सकता है? मतलब मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं, पर डेफिनेटली उसका असर तो होता ही है। मतलब यज्ञ अगर बढ़ाया जाए तो कुछ थोड़ा सा पर्यावरण में, मतलब मैंने खुद अनुभव किया है, इसका मैं वैज्ञानिक कारण तो नहीं जानता, पर खुद अनुभव किया है कि वो जो एक सकारात्मक भाव आते हैं। मतलब एक तो ये जितने भी हम अनुष्ठान करते हैं धर्म के, वो सारा अपने आप को फिर से जोड़ने का है। मतलब जैसे ना भूख बार बार लगती है तो बार बार खाना पड़ता है,
अपने जो उत्साह है, कमी आती तो बार बार फिर से उत्साह करना पड़ता है, इसलिए बार बार भूल जाता है इंसान, तो फिर से प्रकृति के साथ जोड़ना है। तो ये सारे जो हमारी गतिविधि बनाई है हमारे पूर्वजों ने संस्कृति में, यज्ञों के माध्यम से मेरे ख्याल से कनेक्शन को फिर से स्थापित करते रहना है हमें, जो डिस्कनेक्शन होता है, तो उसके लिए यज्ञ बहुत काम कर सकते हैं। बस जैसे अभी अपने बात की कि कितना समय है हमारे पास में, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्शन प्लान है, तो जैसे अभी हमने कहा 4-5 साल, 28 साल, ये भी हम बहुत से बहुत ये 4-5 साल को 8 साल 10 साल कर लेंगे, 28 को 30 कर लेंगे, 35 कर लेंगे, क्या ये सॉल्यूशन है? ये तो करना ही है, अब तो आग लग गई तो बुझाना तो है ही, मतलब इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन और क्या ऐसा होना चाहिए जो कि चीजें बदलें, क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल ये इरिवर्सिबल है, और एकदम सही कहा कि, और लोग पूछते भी हैं कि क्या सच में इसको रिवर्स किया जा सकता है अभी जिस स्थिति में? उत्तर है हाँ, किया जा सकता है, परंतु ताबड़तोड़ इसमें लगना पड़ेगा। आर या पार की लड़ाई है, सीधी सी बात, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आर या पार की लड़ाई। इसलिए मैं जब मैं बोलता हूँ कि स्कूल को बंद करो, कॉलेज को बंद करो, मतलब कितनी बड़ी स्थिति है। आज कॉलेज को बच्चे को यह नहीं पढ़ाया कि 2+2 4 होता है, उसको गणित नहीं पढ़ाया, विज्ञान नहीं पढ़ाया, फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसको ये नहीं बताया कि अच्छा ये विषय क्यों बदला है, पर्यावरण क्यों बदला, उसका क्या कारण है, कैसे हो सकता है, ये सबसे पहले पढ़ाना, तब जाके बहुत बड़ा परिवर्तन। अच्छा, तो क्या है सिर्फ हमारे इससे कम करने से नहीं होगा? हाँ, फिर हमारा मेरे एक फार्मूला AMG, सबसे पहले तो देखो कि अवॉइड करो, यदि अवॉइड कर सकते हो मत करो, कपड़े मत खरीदो, कपड़े ना खरीदने का उपवास करो, ट्रेवल ना करो, पर खाना ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता, अंधेरे में रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या करो, मिनिमाइज करो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अंचुल में जितना खाना आता है उतना ही चाहिए शरीर को, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, शरीर आराम से चल सकता है अंचुल में खाने के बराबर। तो आप खाने की जरूरत को कम कर सकते हो, ध्यान से कम कर सकते हैं, इसके लिए अपने को भूखे नहीं मरना है, कम सकते हो, मिनिमाइज करो। एनर्जी का उपयोग बंद नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। फ्रिज का उपयोग 2-2, 3-3, 4-4 दरवाजे का छोटा सा ले लो। मेरे घर में तो फ्रिज ही नहीं, मैंने उदाहरण दे, मेरे घर में 7-8 साल से फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, AC नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, और खास बात है कि मैं दुखी भी नहीं हूँ। और उससे भी खास बात है मेरी 25 साल हो गए शादी को, पत्नी ने अभी तक छोड़ा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये सब बंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों को डर लगता है भगवान क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, पर कुछ किया तो जरूर कुछ होगा। तीसरा, फिर आखिरी में जाके हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, अंत में। शुरू में टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे, वरना अधिकतर लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या करना है, सोलर लगा लो, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो। नो, वो सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो, लोग मुझे सोलर मैन बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सोलर एनर्जी का उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर का उपयोग मत करो, क्योंकि सोलर पैनल भगवान के ऐसे नहीं आते, जमीन से ही तो खोदोगे ना। और मैंने तो रिसर्च किया उस पर, तो कितना भयंकर एनर्जी लगती है, कितने भयंकर केमिकल यूज होते हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा, कम तो नहीं होगा। हाँ, कोयले की तुलना में सोलर हमेशा अच्छा है, परंतु अंधाधुंध सोलर भी अच्छा नहीं। 900 चूहे खा के बिल्ली आज को, चलिए मैं हमेशा शेयर करता हूँ, ऐसा गुजरात में सोलर का क्या हो सकता है। गुजरात गया तो इतना खुश हुआ कि अरे वाह इतना बढ़िया राज्य है ना गुजरात में, सब लोग सोलर, हर तीसरे चौथे घर में सोलर है, तो बड़ा खुश हुआ मैं भी कि बढ़िया राज्य है, तो बहुत बढ़िया डेवलपिंग। ऐसा 15-20 दिन बाद मैं दुखी हो गया। एक सज्जन आए मेरे साथ, मेरे पास, बोले सर थैंक यू वेरी मच, आपने आंखें खोल दी। कि क्या हुआ? तो बोले सर मेरी बहन का फोन आया था, बोल रही थी भैया घर में 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया है, और बोल रही थी पहले एक कमरे में AC था, अभी तीनों कमरों में AC लगा। भगवान के नाम पे ऐसा ना करें, क्योंकि उसका भी साइड इफेक्ट है ना। तो अति कहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। और मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई कि वो क्या करता है आजकल, एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है और दूसरी इन्हीं को सबको पता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर अच्छा, ये पहले ऐसा किया करता था, अभी तो एडवांस हो गया है। पहले एक क्या करता था, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके एक खड़ी करता, अभी एडवांस हो गया, क्या करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके 4 खड़ी करता है। इसलिए पानी, हवा, मिट्टी, संबंध, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वायलेंस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट सब गड़बड़ हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी काम में आएगी, पर आखिरी स्टेज पे, जब कि भाई इससे कम तो नहीं कर सकता, तब जाके टेक्नोलॉजी काम। तब हम ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तब हम पेड़ लगाना चालू करें, तब हम कार्बन एब्जॉर्ब करने वाले काम चालू करें, तब मिट्टी को, फॉर एग्जांपल आपको ये बताते हैं कि अब मिट्टी को रिस्टोर कर लिया हमने। जैसे कार्बन कंटेंट हमारे भारत में 3 से 4% होता था, और अच्छी फसल के लिए 1.5% ही चाहिए, 1.5 से 2% चाहिए, पर हमारे 3 से 4% होता था।
हमने उसको केमिकल डाल डाल के ब्लीच कर करके अभी वो 0.78 0.5 पे आ गया। यदि आपने फिर से वो कम रिस्टोर करना चालू कर दिया तो मिट्टी ही खुद बहुत सारा कार्बन एब्जॉर्प्शन कर सकती है, वो खुद ही बहुत सारा कार्बन एब्जॉर्प्शन कर सकती है, तो उसको आप ठीक कर लो। तो जो हमारे नेचुरल तरीके हैं ये काम में आएंगे, पर सबसे पहला तो जरूरतें कम करो और सीमित करो, लोकल करो, ये फार्मूला। ये फार्मूला अपनाया तो दूसरा काम है, वरना आपने जरूरतें कम नहीं की और सोलर लगाते जा रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं और पेड़ भी लगा रहे हैं और भगवान जाने क्या कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब मन को बहलाने के लिए अच्छा है। जब तक आप जरूरत ना करो कम, तब तक दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी कुछ काम की नहीं। ये सब मन को ठीक करने वाले हैं, तो सीमित करो जरूरत, यही एक उपाय है और यही सबसे बढ़िया उपाय है। इससे आपकी आधी समस्या तो यही हल होगी, है ना। फिर उसको धीरे धीरे दूसरे काम में करना तो कर किया जा सकता है। मनुष्य, हमारा गीत है ना, मनुष्य तू बड़ा महान, तेरे के आगे की लाइन क्या है, तेरी मुट्ठियों में बंद आसमान है, तेरी मुट्ठी में बंद आसमान है मनुष्य। यदि मनुष्य चाहे अंबर से धरती को जोड़ दे, तू जो चाहे अंबर से धरती, तू जो चाहे अंबर को धरती से छोड़, तू चाहे नदियों का मुख भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको बता। मनुष्य तू बड़ा महान। एक्चुअली हम चाहें और समझ में आ गया, मतलब विषय को पहले तो समझना पड़ेगा। हम लोग अभी धूल में लट मार रहे हैं, पहले तो विषय को समझना पड़ेगा, वास्तविकता में जाना, तब जाके हम इसको कर पाएंगे। और सब लोग जुड़ गए तो कर पाएंगे। और सब लोग कब जुड़ेंगे, क्या पॉलिसी बनाने से जुड़ेंगे, नहीं। क्या टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, नहीं। क्या सब्सिडी देने से जुड़ेंगे, नहीं। सब लोग तब जुड़ेंगे तब ये मेरे समाज की परिभाषा बने, प्राथमिकता की। जो प्रेस के कपड़े पहन के आए वो कम अच्छा आदमी, जो सूट पहन के आए उसको कोने में दूरी खड़ा करना, भाई इधर हमारी बिरादरी में बताना, है ना। जो बड़ी गाड़ी से उतरे उसको घर पे चाय नहीं बुलाना, चाय के लिए रिश्तेदारी तो करना ही नहीं उसके साथ। जब ये मापदंड बदलेंगे तो परिवर्तन ऐसे आएगा। उसके लिए कोई बहुत तीर थोड़ी मारना अपने को, भाई बिना प्रेस के कपड़े करने के लिए क्या करना है, कुछ ना करना है। कुछ करने के लिए ना तो समय चाहिए, ना टेक्नोलॉजी चाहिए, ना पैसे चाहिए। क्या करना है, कुछ ही ना करना है ना, यही तो सॉल्यूशन है ना। तो उसके लिए थोड़ी कुछ चाहिए हमको, इसलिए परिवर्तन एक झटके में आ सकता है। पर हम तो हमें दृष्टि को बदलना पड़ेगा, विषय को समझना पड़ेगा, मापदंड बदलना पड़ेगा, तब जाके। इसलिए मेरी एक अधूरी ख्वाहिश अभी तक ऐसे, हमने तो डिसाइड किया मेरी बेटियों की जब भी शादी होगी, शादी में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो बिना प्रेस के कपड़े पहन जाए। परंतु उनकी शादी होने में टाइम है, तो तब तक वेट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे परिवारों को ढूंढ रहा हूँ जो आज डिसाइड करेंगे हाँ सर चलो करते हैं। फिर हम और आज उनको हम इतना बड़ा बनाएंगे कि नेशनल मीडिया उसके बारे में बात करे कि देखो कितना बड़ा काम किया, है ना। हमारे एक अभी डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर रावत, आप लोग इंदौर के ही जानते ही होंगे। डॉक्टर रावत भी ये काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बेटिया की शादी की पिछले साल। शादी में एक भी जोड़ी नए कपड़े नहीं खरीदे, तो इससे बड़ा पर्यावरण के लिए योगदान क्या हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यही काम करना और इसी मापदंड से बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत कम समय में आ सकता है, परंतु दृष्टि को बदलना पड़ेगा, वही जरूरत है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई नियम कानून कुछ नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा काम होता है। हमारे सारे सॉल्यूशन में पैसे ही बचते हैं, और पैसे बचाया मतलब पर्यावरण बचाया। ये एक फार्मूला भी याद रखना, जहाँ आपने पैसे बचाए, क्योंकि पैसे खर्च करना मतलब मटेरियल का उपयोग करना, मतलब एनर्जी का उपयोग करना, मतलब कार्बन, तो पैसे बचाना ही पर्यावरण बचाना, ये भी एक फार्मूले के रूप में हम समझा सकते हैं। ऐसा आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना था कि जैसे अपना बातचीत इतनी ये सब हो रही है कि प्रदूषण में अपनी बचत होना चाहिए, पर पॉपुलेशन के लिए जो मेन है, कंज्यूमर बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। मेरे को लगता है इस विषय के साथ साथ पॉपुलेशन में भी अपने को कुछ बातचीत करना चाहिए। तो उसमें भी टेंडेंसी ये है कि भाई कितने होना चाहिए, वो भी एक यूनिट अपने को, जैसे अपन एक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट मान रहे हैं कि भाई 30% बचाना, तो इस बात के साथ, आपकी बात के साथ पॉपुलेशन की भी बातचीत होना चाहिए। और जैसे कोई मेजोरिटी कुछ लोग हैं जो संख्या ज़्यादा बढ़ा है, तो उनके बीच में आप जैसे कुछ ऐसा उनका और आपका क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, थोड़ा सा वो बताएंगे कि उनके बीच में बातचीत जारी है। किनके बीच में, कौन सी कम्युनिटी? जैसे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है, ये तो बहुत हाँ, मतलब वैसे कुल मिला के एकदम विषय तो पूरा ह्यूमैनिटी का सबके लिए है, और खपत में सब कुछ आ जाता है। मतलब आपने खपत कम करना है, मतलब बच्चे कम करना नहीं होगा। इनफैक्ट आप कार्बन उत्सर्जन में जो वैज्ञानिक तरीके से आता है, सबसे बेस्ट काम क्या है। तो आज ये जो विषय है उन तक में पहुंचना चाहिए कि भाई अपनी आबादी को भी कम करें। तो बहुत बड़ा विषय, उसमें भी एक लिस्ट निकलती है कि
कार्बन बचत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो उसमें सबसे जो टॉप पे होता है कम बच्चे पैदा करना, ये सबसे टॉप में होता है। ये बात अपनी भी वहाँ भी जाना चाहिए, सही बात। तो आप तो उल्टी कॉम्बिनेशन चालू हो बीच में गई। भी जाके मेरा ये कहना है कि जो बाकी जैसे चीजें आप- बदल रही जैसे हमारे बीच में तो आ रहे हैं सब, दे आर ऑल लिटरेट, समझते भी हैं, दे आर ऑल्सो लिटरेट, पर वो इतना ज्यादा मतलब कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने की उस पर लगे हुए हैं। मेरे को लगता है उस विषय पे भी आपको थोड़ा सा उनके बीच में जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात। हमारे बीच में आप बैठेंगे तो ऐसे मुड़ के आएंगे। You can't avoid it. अल्टीमेटली मैं एक ही समस्या मानता हूँ पूरे धरती की, वो है कंजम्पशन, और कंजम्पशन में वो सब भी आ जाता है मुद्दे के साथ जनसंख्या बढ़ने की आवश्यकता और बढ़ती चली गई तो वो उत्पादन। पर मैंने 2 पैरामीटर, एक मेरी रिपोर्ट पे काम किया भाई, अभी मैं उसको प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करना है, वो एनर्जी के ऊपर ही रिपोर्ट है। भारत कैसे विश्व को लीड कर सकता है, दिशा दे सकता है। और भारत चूंकि मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, और जो सांस्कृतिक विरासत है और रिचनेस है, जो अमीरी है हमारी, वो कहीं भी नहीं दुनिया। इतनी बृहद सोच कि हम धरती की भी पूजा करें और पानी की भी पूजा करें और गौ माता की भी पूजा करें, कहीं भी नहीं है, और ये बहुत जरूरी है। तो इतनी बड़ी सोच रही थी, तो मैंने एनर्जी के बारे में उसमें रिपोर्ट बनाई है कि भारत में अगले 10 साल तक यदि बिजली का नया पावर प्लांट न लगाया जाए तो भी भारत का काम चलेगा। सिर्फ हमें जो मैंने फॉर्मूला बताया वही काम करना है। अपने को अर्थव्यवस्था को बढ़ने से रोकना नहीं, पर फिजूल खर्ची को रोकना है, एफिशिएंट होना है, फिर जनरेट करना है। इस फार्मूले से जाएंगे अगले 10 साल में। आज भारत का जो टोटल बिजली का कंजम्पशन है 1800 बिलियन यूनिट होता है, इतना खर्च होता है आज की तारीख में, और 7-8% की दर से बढ़ते जा रहे हैं। 2034 आते आते 35 आते आते ये खपत 3600 यूनिट हो जाएगी, डबल हो जाएगा। मतलब जितने पावर प्लांट आज उससे डबल करना पड़ेगा आज की हिसाब से। इसका मतलब कोयला फिर से जलाना पड़ेगा, सोलर लगाना पड़ेगा वगैरह। मैंने जो रिपोर्ट में आंकड़े दिए कि यदि हम 1.5 से 2% हर साल बिजली का खपत कम करें, मतलब हम तो यहाँ 20% कर रहे हैं, तो 20% को 10 सालों में करो, चलो एक ही साथ नहीं करते, 10 सालों में 20%, मतलब हर साल 2% करो तो कोई लोड भी नहीं पड़ेगा। और फिर क्या करना है, आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो 10 सालों में 2-2.5% एफिशिएंसी बढ़ा लो, 30% एवरेज बढ़ा लो, तो आपका ये जो ग्रोथ है 7-8% की, उसको आपने कम कर लिया, 1% पे ले आए या ना के बराबर ले आए। तो बिना नया पावर प्लांट लगाए भारत देश में अगले 10 साल तक ये काम चल जाएगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिजली बचाना सीख लिया तो हम सब सीख जाएंगे। क्यों कपड़े फालतू नहीं करना, क्यों 1 पे 2 फ्री नहीं करना, क्यों 10 मिनट में सामान नहीं लाना, क्यों इतना ट्रेवल नहीं करना, ये सब सीख जाएंगे तो एनर्जी की खपत कम होगी। अच्छा, एनर्जी की खपत कम होगी तो फॉरेन एक्सचेंज, हमारा जो रुपया जाता है डॉलर, वो बचेगा, तो देश स्ट्रांग बनेगा ना। तो देश को मजबूत करने का भी यही एक तरीका है। और जैसे हमने कहा ना, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, हम आत्मनिर्भर बने तो भारत आत्मनिर्भर बने। तो एनर्जी स्वराज जो मेरी फाउंडेशन, जो मेरी यात्रा, उसकी कल्पना है कि हर व्यक्ति कनेक्शन फ्री बने, कनेक्शन भी ना ले, कनेक्शन फ्री। आप जिस दिन कनेक्शन घर का छोड़ दोगे उस दिन सही मायने में देश की मदद की। वरना आपने सोलर लगा लिया और नेट मीटरिंग कर ली, तो रात में तो बिजली चाहिए, तो रात में बिजली कौन देगा, सरकार देगा। तो सरकार को पूरा तामझाम करना है, प्लांट भी लगाना है, कोयला भी जलाना है, तार भी बिछाने हैं, आदमी भी रखना है, ये सब सारे काम हो गए ना। तो सच में देश की यदि मदद करना हो तो क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर घर, आत्मनिर्भर संस्थाएं होना बहुत जरूरी है। आप यदि देश से लेना छोड़ दोगे, आप खुद करने लगोगे, तो इससे बड़ा उपकार क्या होगा। वरना देश को कितना तामझाम करना पड़ेगा, 17 लाख करोड़ रुपए हर साल एनर्जी के नाम पर खर्च करना। तो हमने हमारी जो नस है वो किसी और को दे के रखी है, वो कोई कभी भी दबा सकता है। ये तो क्लियर हो गया विश्व में जो घटना है, और उससे तो क्लियर हो गया। तो सच में देश को मजबूत बनाना है तो एनर्जी में मजबूत बनाना है। उसके लिए हम सबको आत्मनिर्भर, उसके लिए हम सबको आत्मनिर्भर बनना है। और एनर्जी से पूरा दुनिया का खेल है। कपड़े खरीदना भी मेरे हिसाब से एनर्जी है, ब्रश करना भी एनर्जी, कुर्सी पर बैठना भी एनर्जी का खेल। तो हम एनर्जी के खेल को ठीक कर लेंगे तो ताकतवर बनेंगे और दुनिया को दिखा पाएंगे कि हाँ, जीवन ऐसे जीना चाहिए और धरती पे मानवता को ऐसे बचाना चाहिए। और जो मानवता को बचाएगा वही सबसे बड़ा आदमी कहलाएगा। अभी तो वहीं पे स्थिति है। मैंने एक स्कूल बनाया यहाँ पे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भिखन गाँव के पास में, आप लोग जरूर जाना। 14 एकड़ का परिसर है, 2010 में बनाया था। 2010 से आज तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया।
100% सोलर पे चलता है। हमारे यहाँ बिल नहीं आता और पावर कट भी नहीं होता कभी, हमेशा पावर रहता है। वो असली में ताकत है। दुर्भाग्य से जो मंत्रालय है, नीति आयोग है, ये सब क्या करते हैं, जो घिसी-पिटी लाइनें हैं डेवलपमेंट की, उसी में चलते रहते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी मतलब बहुत अच्छा काम नहीं, ऐसा नहीं है। उतनी एनर्जी में ज़्यादा अच्छा काम करो, उतनी एनर्जी में ज़्यादा प्रोडक्ट, वो अच्छा काम है। निर्भरता कम करो, वो अच्छा काम है। आत्मनिर्भर लोकल करो, वो अच्छा काम है। पर दूसरों पर निर्भर करना अच्छा काम नहीं हो सकता। तो ये जो टॉप लेवल की थिंकिंग है, वहाँ भी सोच में बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उसको हम बदलेंगे नहीं तो नंबर 1 नहीं बन सकते, क्योंकि हम वही दौड़ रहे हैं जो अमेरिका ने दौड़ चुका है। तो आप तो हमेशा ही पीछे रहने वाले हैं। आप तो वही तरीके से खेल खेल रहे हो, आपको तो खेल ही बदलना पड़ेगा। अब खेल बदलो तो फिर अमेरिका एकदम अभी क्या खेल है, इकोनॉमिक इतना है तो वो देश आगे, तो नहीं हम बोलेंगे वो खेल है, हम उसको मानते हैं। हम लोग जो ज़्यादा खुश, जो ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा खुशहाल, वही अच्छा है। तो देखो तुम सबसे आगे बन जाएंगे उसके खेल में। उसको बीट करना कर सकते हैं, 50-100 साल लगेंगे, पर ऐसा ना हो कि जब बीट कर दिया तो पता चला कि हम ही हार गए, है ना, कुछ नहीं बचा। तो खेल खेलना है, ऊर्जा का खेल, पर ढंग से खेलना है, सोच के खेलना, और यही ब्रह्मसूत्र। सर ने बोला कि 5 साल ही सिचुएशन है, तो इतना कर पाते हो अलग बात है, लेकिन मुझे कि 2 तरह के पॉल्यूशन तो आपने बताया, तीसरे तरह का पॉल्यूशन है विचार का पॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ के भी वो चीज़ें हो सकती हैं, उसके बिना सही। तो लोगों को उनसे भी जुड़ना ही पड़ेगा। ये 2 चीज़ों से करना चाहिए। तो स्वास्थ्य में कल किसी को पता लग गया कि पानी खत्म हो गया है, तो उन्होंने खुद के लिए कुआं खोल दिया, खुद के लिए। मैंने कल की बात 5 बजे उठ के निकली हुई लेके, तो मैंने सोचा कि कल अगर पानी खत्म हो जाता है तो सबसे पहले इनके घर में अटैक हो रहा है। तो स्वास्थ्य जो है इस तरह से काम करता है। वैसे ये 1 और 11 का जो आपने फार्मूला दिया है, आप हमारे लिए 100 दिन यहाँ दे रहे हैं शहर के लिए, आगे क्या मतलब ये क्या होता है? जोर जोश में बहुत कुछ होता है, हमने भी बहुत प्रकल्प चलाए, बहुत सारे लोग जुड़े, और वो कहाँ है हमें भी नहीं मालूम। तो आगे की कोई सोच, भले आगे की बात करेंगे करेंगे। आगे आइडिया ये था कि ग्रोथ का मॉडल बनाकर उसमें शहर को प्रस्तुत करें जी। और यहाँ से हमने काफी सीखा। मतलब ये हर चीज एक लर्निंग प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे क्या ठीक हुआ, क्या नहीं ठीक हुआ। पर कल मेरे 100 दिन पूरे हो गए इन दोनों में, तो आपने आने वाले 10-15 दिन में फिर मुझे यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा।